नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज धोरण 9 में हम हिंदी की किताब से 11वां नंबर का गद्य पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक यात्रा यह भी, जिसका लेखक है रामदरस मिश्र, जिसका जन्म सन 1924 में हुआ। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बैरंग बैनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, ये देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयपूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। अब हम गद्य का पठन शुरू करेंगे। हमने देखा ये लेखक परिचय। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, लेखक ऐसा बताते हैं। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्त बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाओगे ही और कोई ऑटो करेगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। यानी यहाँ पर ऑटो वाला बहुत ही दबाव डालता है लेखक पर ऑटो करवाने के लिए, तो लेखक आखिरकार उसे हाँ कह देते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे। ये एक ट्रेन का नाम है, शताब्दी। तो आपको घुमाने के लिए अब आ जाऊँ? सॉरी, तो अब घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है।
दूसरे दिन घुमाने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उससे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, यानी उसके कुछ पुरानी यादें आ गई जिससे वो बोल नहीं पाया, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील हैं, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, मीन्स हमने उसको सामने से बोलने के लिए नहीं बोला, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी दिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने नौ में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। यानी ये रिक्शे वाला जो है, रिक्शे वाला को ये पुलिस वाले जो साहब है वो उनको एक प्रस्ताव देते कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेता। इस आकस्मिक प्रस्ताव की वजह से वो थोड़ा सा चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लिए, यानी इस लड़की को तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, यानी सिर हिलाकर जवाब दे दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। ऐसा लेखक बताते हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलन में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है, यानी लाखनीशील कविताएं होती हैं। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी,
आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर, जो हमें पसंद ना आए ऐसा व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे, यानी मन को बहुत ठेस पहुंचाता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत ही सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। हमें उस समय मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। बेटा, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगेगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैं पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेखक और उसकी बीवी एक अनजान शहर में जाते हैं और एक अनजान आदमी से परिचय होता है, और परिचय वो इतनी आत्मीयता में बढ़ जाता है कि उस आटे वाले को, उस लेखक और उसकी बीवी में अपने माँ बाप के दर्शन होते हैं और वो अपने को अपना, उन लोगों को अपना समझने लगता है। उसी तरह लेखक और उसकी बीवी भी उस आटे वाले को अपना समझने लगते हैं और इस तरह एक अपनापन उन सबके बीच में पैदा होता है। इससे हमें पता चलता है कि अपनापन, आप कहीं पे भी अगर कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा व्यवहार करने वाला आदमी मिलता है तो हमें वो अपनापन अपने आप में जागृत हो जाता है। शब्दार्थ और टिप्पणी यहाँ दिया गया है, ये हम देखेंगे। यात्रा भीरु यानी यात्रा से डरने वाला, अंटसंट यानी मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश जिसका कोई अंकुश ना हो, आश्वस्ति आश्वासन तसल्ली, वांछित इच्छा अनुसार, इंतज़ार प्रतीक्षा करना, वाट राह, अतिरिक्त उपरांत छेड़ना उकसाना, खुसट जो हमें पसंद ना हो, अप्रिय हो, उसे खुसट बोला जाता है। अधेड़ आधेड़ उम्र का प्रौढ़, हवालात झेल अहम बात, मुख्य बात, प्रीतिकर्मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना बचाना से बाहर निकालना। मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पर। पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, जैसे कि लेखक और उसकी बीवी का पाला उस ऑटो वाले से पड़ गया। चुप्पी सी छा जानी, शांति छा जाना, टीचर के कक्षा में प्रवेश होते ही चुप्पी सी छा गई, असमंजस में पढ़ना, द्विधा में पढ़ना, क्या करूं क्या ना करूं ये समझ में ना। हाँ, लड़के का व्यवहार देखकर पिताजी असमंजस में पढ़ने लगे। निभा होना, गर्ज खर्च निकालना। हाँ, इस कोरोना के संकट में निभा होना बहुत कठिन है। उद्विग्न पीड़ा देना, ठीक है। कई लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी माँ को उद्विग्न करते रहते हैं। तो ऐसे हम मुहावरे और उसके अर्थ लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम बाद में देखेंगे।